उतार लिया सबने। देखो कल अपन ने जो पढ़ा था वो मृदा के बारे में पढ़ा था, मृदा किसे कहते हैं और मृदा की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने ये बताया कि मृदा जो है वो महीन कणों से निर्मित है ना, भूपर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी, उसके बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी उसके ऊपर आपकी मृदा पाई जाती है और सड़े गले अवशेष है ना, वनस्पति और जीव जंतु के जीवाश्म के जो सड़े गले अवशेष है उसमें, और उसमें अपन ने 4-5 परतें पढ़ी थी। पहली ह्यूमस पढ़ी थी, फिर क संस्तर पढ़ी थी, ख संस्तर पढ़ी थी। अपन ने ख संस्तर में ये पढ़ा था कि जो जड़ें होती है पेड़ों की उनको जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है, ख संस्तर से मिलता है। उसके बाद अपना पढ़ना था मृदा का वर्गीकरण, सेकंड क्लास है आज। अब मृदा के वर्गीकरण में देखो, भारत जो विविधता वाला देश है, भारत के अंदर अलग अलग जगह जाओगे आपको अलग अलग वनस्पति पाई जाएगी, अलग अलग जीव जंतु पाए जाएंगे, अलग अलग जलवायु पाई जाएगी। तो सब जगह अलग अलग जलवायु पाई जाने के कारण मृदा में भी क्या होता है, अलग अलग टाइप की मृदा पाई जाती है। आप हिमालय के भागों में जाओगे तो वहां पर आपको ये हिमालय वाली मिलेगी, मोटी मोटी मृदा मिलेगी, या बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे है ना, या फिर आपको उच्चावच मिलेंगे। कहने का मतलब ये भारत विविधता वाला देश है, तो विविधता वाला देश होने के कारण कहीं पर आप हिमालय की तरफ जाओगे तो उच्चावच मिलेंगे, वही आप नीचे की तरफ जाओगे भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी तटों की तरफ जाओगे तो आपको मैदानी भाग मिलेंगे, वही आप बीच में जाओगे तो प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग मिलेगा। तो ऐसे आप देखोगे कि मृदा का क्या मिलता है, हर जगह अलग अलग मृदा मिलती है। तो इसी आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया, और मृदा का वर्गीकरण सबसे पहले प्राचीन काल में 2 आधार पर किया गया, एक उर्वर और एक ऊसर। ऊसर मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में पढ़ाया था, ऊसर उसे कहते हैं जो कैसी भूमि होती है, बंजर भूमि को बोलते हैं ऊसर। तो 2 वर्गीकरण किया गया, 19 ये मृदा का वर्गीकरण प्राचीन काल में जो किया गया था वो 2 आधार पर किया गया, उर्वर और ऊसर। उर्वर वो होती है जो उपजाऊ मृदा होती है ना, जब प्राचीन काल में लोग थे तो उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनको इसके बारे में यही पता था कि मृदा 2 प्रकार, जहां पर कोई वनस्पति उग जाए तो वो तो उपजाऊपन वाली है ना, और जहां पर कोई वनस्पति नहीं उगे वो अनउपजाऊपन हो गई है ना, जहां पर कोई वनस्पति नहीं उग रही है। तो 2 प्रकार से वर्गीकरण हुआ, उर्वर और ऊसर। उर्वर वो जहां पर उपजाऊ मृदा हो, जहां पर वनस्पति उगे, वनस्पति के लिए उपयुक्त हो। ऊसर भूमि वो जहां पर विहीन बंजर हो, जहां पर कोई भी भूमि नहीं उगे। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता रहा, 16वीं शताब्दी आई और 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण किया गया है ना, और 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। और किस आधार पर किया गया, तो बाहरी लक्षण और सहज विशेषता के आधार पर, मतलब जो आपकी मृदा बाहरी लक्षण, उसके लक्षण क्या है, कैसे वो लक्षण, कैसा वो बिहेव कर रही है, उसके आधार पर इस मृदा का वर्गीकरण किया गया। और मृदा का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया। पहला था गठन के आधार पर, दूसरा था रंग के आधार पर, तीसरा था भूमि के ढाल के आधार पर। आप देखोगे कि गठन के आधार पर, रंग के आधार पर, गठन के आधार का मतलब है ना, आप जाओगे तो मृदा कैसी है, कई जगह आप देखोगे मोटी मृदा है, कई जगह आपको पतली मृदा मिलेगी, कई बारीक मृदा मिलेगी, कई आपको कंकड़ युक्त मृदा मिलेगी। जैसे आप देखोगे कि आप ढालों पर जाते हो तो ढालों पर नदी का बहाव बहुत तेज होता है, तो नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वहां पर जो आपको मृदा मिलती है वो कैसी मिलती है, कंकड़ युक्त मृदा मिलती है ना। उसी तरह आप रंग के आधार पर, तो मैंने आपको कल बताया था कि आप देखोगे कि ये जो रंग के आधार पर मृदा है, आप चट्टानी भागों में जाओगे जो चट्टानों से टूटकर बनी है, अगर वो काली चट्टान है तो वहां पर कैसी मृदा पाई जाएगी, काली मृदा पाई जाएगी। उसके बाद भूमि के ढालों के आधार पर आप देखोगे कि भारत में बहुत ज्यादा उच्चावच है, क्योंकि हिमालय के प्रायद्वीपीय पठारीय भाग है, तो कहीं अरावली भाग है, कहीं आप जाओगे तो रेगिस्तानी भाग है, तो सब जगह अलग अलग है। तो उच्चावच के आधार पर और मृदा में उपस्थित नमी के आधार पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि किसी मृदा में नमी अधिक पाई जाती है, किसी मृदा में नमी कम पाई जाती है। जैसे आप देखोगे कि काली मिट्टी के बारे में अगर हम पढ़ने जाएंगे, जिसको वट्टी सॉल्ट बोलते हैं, उस काली मिट्टी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर जल धारण की सबसे अधिक क्षमता होती है ना, वो बहुत जल्दी नमी को जल को सोख लेती है बहुत जल्दी है ना। फिर अगर उस पर ऊष्मा पड़ती है तो वो मृदा बहुत जल्दी पानी को छोड़ भी देती है और फिर उसमें दरारें दिखने लगती है काली मृदा के अंदर। तो और दूसरा है मृदा में उपस्थित नमी के आधार पर, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद बनावट के आधार पर पहला पड़ता है अपना जो है ना, गठन के आधार पर, ठीक है। तो गठन के आधार पर मैं आपको पहले मृदा बता रहा हूं जो उसके गठन के आधार पर हुई। गठन के आधार पर 4 भागों में बांटी गई है मृदा का वर्गीकरण। बलुई मृदा, मृणमय मृदा जिसको चिकनी मृदा भी बोलते हैं, पाशु मृदा, एसिड मृदा और दोमट मृदा। देखो बलुई मृदा जो होती है ना, इसमें जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है। आप देखोगे रेगिस्तानी भागों में है ना, आप देखोगे कि पानी डालोगे, आप बोलोगे पानी तो सोख लेती है, लेकिन वो मिट्टी नहीं सोखती है ना, जल धारण की क्षमता उसमें बहुत कम होती है, ठीक है। अगर उसमें जल धारण की क्षमता होती तो वहां पर वनस्पतियां ज्यादा उगती, ठीक है। मृणमय मृदा और चिकनी मृदा, ये
इसकी जस्ट विपरीत मृदा है ना। इसमें जल धारण की क्षमता होती है, क्यों? क्योंकि ये जल धारण करती है ना, ये जस्ट इसकी उल्टी होती है। आप इसमें पढ़ोगे सिल्ट मृदा में, तो सिल्ट मृदा में इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। जो सिल्ट मृदा है इन दोनों के इसके अंदर गुण पाए जाते हैं ना। ये पूरी तरह से चिकनी नहीं होती, पूरी तरह से पानी को अवशोषित नहीं करती है। आपने दोमट मृदा के बारे में पढ़ा होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो मृदा है ये नदी के मैदानी भागों में पाई जाती है ना, क्योंकि इसमें भी जल धारण की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद रंग के आधार पर देखोगे आप, तो रंग के आधार पर आपकी जो मृदा है वो 3 भागों में बांटी गई है, लाल, काली और पीली मृदा। अब कई भागों में जाओगे तो लाल मृदा मिलेगी, जैसे आप अरावली वाले भागों में, राजस्थान का जो अरावली वाला भाग है, उस अरावली वाले भागों में आप घूमोगे तो आपको लाल मृदा मिलेगी, है ना। आप राजस्थान के अंदर ही अगर कोटा वाले क्षेत्रों में जाओगे, हाड़ौती वाले क्षेत्रों में जाओगे, तो वहां पर बेसाल्टिक चट्टाने पाई जाती है। उन चट्टानों के कारण, है ना, आपको कौन सी मृदा मिलेगी? काली मृदा मिलेगी। कहीं आप जाओगे तो पीली मृदा, सिरोही वाले भाग में आप लिखोगे तो लाल पीली मृदा पाई जाती है ना। तो रंगों के आधार पर मृदा को बांटा गया। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता गया और स्वतंत्र भारत में मृदाओं की संस्था बनने लगी। जैसे ही भारत आजाद हुआ उसके बाद कुछ संस्थाएं बनने लगी। उस संस्थाओं के आधार पर मृदाओं का अलग अलग क्या करने लगे? वर्गीकरण करने लगे। तो भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग आया 1956 में, है ना। सबसे पहले कब आया? भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग 1956 में। और 1956 में आने के बाद उसने सबसे पहले जो मृदा का वर्गीकरण किया वो दामोदर घाटी के कुछ क्षेत्र में किया। जो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में उसने सबसे पहले क्या किया? मृदा का वर्गीकरण किया। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता रहा और एक संस्था बनी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको बोला जाता है ICAR, है ना। क्या नाम है इसका? ICAR। ये ICAR काम करती है, इसकी एक संस्था है ICAR की, याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना। इसकी एक संस्था है, उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। याद रखना, मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग 1956 में आया। उसने सबसे पहले मृदा का वर्गीकरण किया और सबसे पहले मृदा का वर्गीकरण या मृदा पर जांच की कहां पर की? दामोदर घाटी के कुछ क्षेत्रों में, जहां पर मृदा का अपर्दन, है ना, मृदा का अध्ययन किया। ठीक है, अपर्दन नहीं, अध्ययन किया। उसके बाद आप देखोगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको ICAR बोलते हैं, इसकी एक ब्रांच है। उस ब्रांच का नाम है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। ये राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो है, ये भूमि और उसका अध्ययन करती है। ठीक है, मिट्टियों का अध्ययन करती है, भूमि का अध्ययन करती है और मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करती है ना। क्या काम है इसका? क्या काम है? वापस सुन लो। सबसे पहले भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग आया, कब आया? 1956 में। और उसने दामोदर घाटी में कुछ क्षेत्रों में क्या किया? मृदा का अध्ययन किया। उसके बाद भारत में एक संस्था थी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इस संस्था की एक ब्रांच थी, इसको बोला जाता है ICAR, है ना। इस संस्था की एक ब्रांच है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। ये राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो जो है, ये किसी भी मिट्टी का वैज्ञानिक क्या करती है? अध्ययन करती है। तो इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया। ये जो मृदा का अध्ययन करती है, किस आधार पर करती है? तो एक विश्व स्तर पर एक संस्था है USDA। कौन सी संस्था है? USDA, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या नाम है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने आपको बोला कि ये जो ICAR है ये वर्गीकरण करेगी, लेकिन किस आधार पर वर्गीकरण करेगी? तो ये वर्गीकरण करेगी एक इंटरनेशनल संस्था US की, जिसका नाम है USDA। उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो संस्था है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य कृषि संस्थान, ये क्या करती है? मृदा का वर्गीकरण करती है। ये जो अपनी ICMR है, ये मृदा का वर्गीकरण करती है USDA के आधार पर, है ना। और इस USDA ने मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया और उस वैज्ञानिक अध्ययन पर मृदा को बांटा। कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। कौन कौन सी मृदा है? इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, एल्फीसॉल, वर्टीसॉल, एरिडीसॉल्स, एल्टीसॉल्स, मॉलीसॉल्स और अन्य, है ना। वापस सुन लो, इनका अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया और कितने प्रकार की मृदा आई? 8 प्रकार की मृदा आई। और ये मृदा कहां पर है? ये अभी अपन मृदा तो इन्होंने वर्गीकरण ICMR ने किया। किसके आधार पर? USDA के आधार पर। अपन ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं भारत के आधार पर। समझ में आया? उन्होंने आधार तो माना USDA का, वर्गीकरण कितने किया? भारत की एक संस्था है, कौन सी? ICAR। इसने इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, कितने टाइप की? 8 टाइप की। इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल्स, एल्फीसॉल्स, वर्टीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, एल्टीसॉल्स, मॉलीसॉल्स और अन्य। अब इस आधार पर क्या हुआ कि देखा गया कि कौन भारत में कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है ना। तो ये इनके आंकड़े अगर परसेंटेज के आधार पर पढ़े तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 39.74% पर आपके कौन सी मृदा है?
इंसेप्टिसॉल मिल रहा है। उसके बाद 28.08% पर आपकी कौन सी मिलता है, एंटीसॉल मिलता है। तो अगर मैं इनका वर्गीकरण देखूं तो आप देखोगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जा रही है वो कौन सी पाई जा रही है, इंसेप्टिसॉल मृदा। उसके बाद आप देखोगे कौन सी पाई जा रही है, एंटीसॉल मृदा। ठीक है, एक बार देख लो, वापस से शुरू से बता रहा हूं। मृदा का वर्गीकरण किया गया, ठीक है, सबसे पहले प्राचीन काल में, और प्राचीन काल में मृदा का वर्गीकरण किया गया दो आधार पर, उर्वर और ऊसर। उर्वर भूमि वो होती है जिस पर कोई भी मृदा, कोई भी वनस्पति उग जाए ना, जो बंजर भूमि नहीं है। ऊसर भूमि वो होती है जिस पर कोई उपजाऊपन नहीं होता, और वो क्या होती है, बंजर भूमि होती है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और 16वीं शताब्दी में सबसे पहले मृदा का वर्गीकरण किया गया। और मृदा का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो उसके बाहरी लक्षण और सहज विशेषता के आधार पर किया गया। पहला जो आधार माना गया वो उसके गठन के आधार पर माना गया, दूसरा जो माना गया रंग के आधार पर माना गया, तीसरा भूमि के ढलान के आधार पर माना गया, और चौथा मृदा की उपस्थित नमी के आधार पर माना गया। अगर अपन गठन के आधार पर माने तो गठन के आधार पर मृदा को 4 भागों में बांटा गया, बलुई मृदी, मृण्मयी मृदी, पाशु मृदा, दोमट मृदा। अपन इनके बारे में अलग से पूरा एक एक का वर्गीकरण पढ़ेंगे जब इनके बारे में डीप पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, रंग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, लाल, काली और पीली मृदा। ठीक है, स्वतंत्र भारत में मृदा की संस्थाएं खुली। ठीक है, उस संस्था ने सबसे पहले भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग आया। ठीक है, जो कब आया, 1956 में। इस भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया, सबसे पहले दामोदर घाटी, है ना, दामोदर घाटी के यहाँ क्या किया, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इस मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो ICAR है, उसकी एक ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है भारतीय राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो। उस राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो ने ICMR के साथ मिलकर जो मिट्टी है उस मिट्टी का क्या किया, वैज्ञानिक अध्ययन किया। अब ये जो वैज्ञानिक अध्ययन करती है, ये वैज्ञानिक अध्ययन किस आधार पर करती है, तो USD, विश्व की एक संस्था यूएस की जिसका नाम है USDA, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हिंदी में बोलो तो संयुक्त राज्य कृषि संस्थान, इसके आधार पर करती है, मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। और वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद इनको कितने भागों में बांटा गया, इनको 8 भागों में बांटा गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग।